कान्हेरी की गुफाएं। तो ये कान्हेरी की गुफाएं बोरीवली स्थित है, जो भारत के महाराष्ट्र के मुंबई उपनगर में है। और ये जंगलों से घिरा हुआ एरिया है पूरा। और मेन गेट से गुफाएं 6 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक बस से पहुँचा जा सकता है। 10 रुपये केवल ये है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और इसके मेन गेट से 6 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर दूरी पर है। और यहाँ अंदर आने के बाद भी एक 25 रुपये का टिकट आपको लेना होता है। ये गुफा नंबर 1 एक विहार है जो बौद्ध मठ है। प्रवेश द्वार 2 बड़े खंभों से घिरा हुआ है। गुफा में 2 मंजिलें है, लेकिन इसका काम कभी पूरा नहीं हुआ। गुफा नंबर 2 एक महान चैत्य है और दाई और करीब है और लंबी गुफा है, सामने खुलती है। यह गुफा और महान चैत्य के दोनों और गुफा नंबर 4 चैत्य गुफा से पुरानी है। अलग अलग समय इसे बनवाया था और इसमें बदल भी करवाए थे। चारों ओर की चट्टान पर बुद्ध की मूर्तियाँ, एक लिटनी आदि है। ये बात के हैं। और यहाँ पे देखिए पानी का इंजीनियरिंग का बेहतर नमूना है। पता नहीं कहाँ से उस ज़माने में लाके कुंडों में, अंदर से बहुत चौड़े होते हैं कुंड, जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए, यात्रियों के लिए पानी यूज होता था। ये गुफा नंबर 3 पहाड़ी के चढ़ने के रास्ते पर गुफा नंबर 3 है। वो महत्वपूर्ण महान चैत्य गुफा है। प्रवेश द्वार के बरामदे में चौखट पर यज्ञश्री सतकर्णी का देखिए अभी शिलालेख दिखेगा आपको। 170 ईस्वी का है। वही जो 81 नंबर गुफा ये शिलालेख है, 81 नंबर गुफा में भी दिखाई देता है, जो विकृत हुआ है। गुफा इनके शासन काल में ही बनाई थी। नासिक गुफा 17 कार्ला के महान चैत्य समकालीन है, जो गौतमी पुत्र गुफा है। सतकर्णियों के युग में इसका डिज़ाइन किया है। इसमें कई बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर की 2 बड़ी खड़ी आकृतियाँ हैं, वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो मेरे पीछे दिख रहे बौद्ध अवलोकितेश्वर और बोधिसत्व की 2 खड़ी आकृतियाँ, महान बहुत विशाल आकृतियाँ है ये, जो बाद के काल की भी हो सकती है। बरामदे के सामने दीवार पर बुद्ध आकृति जो 6वीं शताब्दी के अक्षरों में बुद्ध घोष का नाम अंकित करती है। गुफा नंबर 4 महान चैत्य है। गुफा नंबर 2 गुफा है जो स्तूप है। गुफा नंबर 5 और 6 ये वास्तव में पानी के कुंड है, जो ऊपर शिलालेख है, जिसमें उल्लेख है कि सतेरका नामक मंत्री ने इसे दान किया था। शिलालेख में वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी 130 से 106वीं ईस्वी 160 ईस्वी की रानी का भी उल्लेख है, जो पश्चिमियों के करदम का वंश की वंशज है। पश्चिमी रुद्रदामन की बेटी है। दरबार गुफा भी आ गई। ये देखिए चैत्य स्तूप है, बहुत सुंदर खंभों पे खड़ा है ये, लेकिन ये अधूरा है। ये अजंता की गुफाओं से मेल खाता है, लेकिन वहाँ एक बुद्ध की मूर्ति है। और ऊपर के जो डिज़ाइन है ये देखो, ऐसे पहाड़ियों से 73 गुफा, ये पानी का कुंड ही है। और ऐसी सीढ़ियाँ है और हर सीढ़ियों के बाजू में आपको रेलिंग दिखेगी। कुछ रेलिंग आज के ज़माने ने उससे प्रेरणा लेके कुछ रेलिंगें बनाई है। ये पानी की गुफा है, गुफा नंबर 17। तो दरबार गुफा है एक, इसमें ये जूने ज़माने का देखिए कितना सुंदर बेहतर नमूना है इंजीनियरिंग का। जो पानी महत्वपूर्ण है, पानी। अभी 73 गुफा की ओर जा रहे हैं हम लोग। ये गुफाओं के नंबर आगे पीछे है, जो एक लाइन से नहीं है। तो दरबार गुफा 11 में महान चैत्य गुफा है। महाराजा या दरबार गुफा समूह के सबसे बड़ी है और महान चैत्य गुफाओं के बाद दिलचस्प है। ये विहार नहीं है।
बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ती है मुझे, मेरी सांस भी फूल रही है दोस्तों। हालांकि इसमें कुछ कक्ष है, लेकिन यह धर्मशाला या सभा कक्ष है और ये एकमात्र गुफा है राजगृह में। सतपन्नी गुफा के सामने आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे भी देखिए वाटर स्टोरेज का बेहतर नमूना आपको दिखाई देता है। ये हर गुफा के सामने है, अभी भी इसमें पानी है और देखिए खम्भों पे खड़ा है ये। सुंदर सा इसे बंद किया गया है क्योंकि इसमें कोई शिलालेख या बुद्ध की आकृतियाँ हैं, इसलिए ये ध्यान कक्ष वगैरह या विहार होगा, विहार के तौर पे ज़्यादातर वापरा जाता था इसे। तो जो अजातशत्रु के समय में जिस तरह की गुफाएं होती थी उसका भी मैं आपको विवरण दिखा दूंगा और वो गुफा भी दिखा दूंगा। ये एक बंद गुफा है, देखिए कमरा है, ये दो कमरे हैं, लेकिन 70 नंबर गुफा में उसका दरवाज़ा एक ही है, दोनों कमरे हैं और गेट एक ही है। आज इसको जो पुरातत्व विभाग के अंडर आता है और उसने बंद किया। ये रेलिंग देखिए कितनी सुंदर, एक ही पत्थर से बनाई है। जहाँ पे देखिए यहाँ से मुंबई सिटी भी दिखती है, यहाँ बंदर उंदर भी रहते हैं जो आपको सता सकते हैं, आपका खाना पीना छीन के ले जा सकते। ये और एक वाटर स्टोरेज का नमूना है, जो ये नाले में भी जगह जगह बांध बनाकर वाटर को अड़ाया गया है, पानी को अड़ाया गया है। देखिए बहुत सी पहाड़ियाँ हैं, ये रेलिंग वूलिंग भी देख रहे हैं आप जूने ज़माने की। तो गुफा में सिंहासन पर बैठे बुद्ध की आकृति, जिसमें पद्म पानी और एक परिचारक चौरी वाहक है। गुप्त साम्राज्य का शिलालेख मिला है। अवलोकितेश्वर की मूर्तियों के दोनों ओर एक लंबी महिला है। ये जो मैं दिखाऊंगा अब अजातशत्रु के ज़माने, ये विश्राम कक्ष देखिए, ये नेचुरल गुफा दिखती है, उसको बाद में थोड़ा सा उकेरा गया होगा। ये नेचुरल गुफा दिखती है। सीढ़ियाँ देखिए साइड में, उस ज़माने में इसी सीढ़ियों पे रेल चल रहती होगी। ये देखिए यहाँ पे भी वाटर स्टोरेज, हर गुफा के सामने वाटर स्टोरेज और वाटर को पानी को आड़ा हो, और नीचे बड़े से तालाब टाइप कुंड बनाए गए थे। ये भी एक गुफा है जो बंद है पुरातत्व विभाग। ये विहार कक्ष या विश्राम कक्ष के तौर पे इसका यूज़ किया। अभी और ऊपर चलते हैं दोस्तों, इन सीढ़ियों से साइड की रेलिंग देखो, पुराने ज़माने की हिस्ट्री, और रेलिंग देखिए कितनी सुंदर बनाई है। ये सेम पत्थर को काट काट कर तराश कर बनाई है। ये देखिए बहुत बड़ा हॉल है। संभवतः सामने भी इसके खुला मैदान है, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह होते होंगे। बाद में इसको विश्राम कक्ष के लिए भी यूज़ किया जाता होगा। तो ये यहाँ पे हम भी थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। 32 नंबर की गुफा है। ऊपर देखिए आप पेंटिंग दिखाई देती है, अंदर भी कहीं पेंट किया हुआ दिखाई देता है। उस ज़माने का ये नेचुरल कलर से ये बहुत बड़ा हॉल है। और ये अजातशत्रु के ज़माने की आपको याद दिलाता है। दो लंबे लंबे आसन है जो सेम पत्थरों के नींव पर बनाए गए। बीच में बुद्ध अवलोकितेश्वर बैठे हुए दिखाई देंगे आपको। उसके सामने कोई प्रवचन वगैरह देता होगा। ये बहुत बड़ा हॉल तो नहीं है, वो साधारणतः 500-600 लोगों के लिए हुआ करता था, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग बैठ सकते हैं। ये एक विहार है, विश्राम कक्ष, गुफा नंबर 12। ये विश्राम, यहाँ के खम्भों का डिज़ाइन देखिए। ये मुंबई के लगभग सभी गुफाओं में इसी तरह के खम्भे होते हैं। ये देखिए, ये दरवाजे का भी सुंदर सा डिज़ाइन देख सकते हैं। यहाँ पहले लकड़े के कुछ दरवाजे लगे होंगे, अभी तो पुरातत्व विभाग के दरवाजे। अंदर भी ले जाता हूँ आपको। यहाँ बुद्ध बैठे हुए देखो, अवलोकितेश्वर बुद्ध स्मित हास्य की मुद्रा में है। ये कोई ध्यान और प्रवचन के लिए चलते हैं और आगे ऊपर सीढ़ियों से। दोस्तों ये जूने ज़माने का रेलिंग देखिए, ताकि उस तरफ खाई में कोई न गिर पाए। और
और यहाँ पे पर्यटक बहुत आते हैं, खासकर विदेशी पर्यटक भी बहुत से आते हैं। ये कोई विश्राम कक्ष होगा। इसमें गुफा नंबर जो 90 है उसमें पद्मासन पे बैठे कमल के आसन पे बुद्ध है, जो सांप के फनों वाली दो आकृतियों का सहारा दिया गया है, परिचारक को द्वारा घेरा गया है। वो भी गुफा में आपको दिखा दूंगा। ये देखिए सुंदर सा हॉल है, ये अपूर्ण है। यहाँ पे देखिए अवलोकितेश्वर बुद्ध दिखाई देते हैं दोनों तरफ से। स्त्री की मुद्रा है। तो गुफा नंबर 90 भी दिखा देता हूँ आपको। ये बोधि स्तूप है अंदर, ये प्रार्थना स्थली कक्ष रहे होगी उस ज़माने में। यहाँ पे बड़ी भीड़ लगती होगी प्रार्थना के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम आपको ये जो दिखा रहे हैं ये 32 नंबर की गुफा है। 2 खम्भों पे खड़ी है, कितना सुंदर सा कमरा बनाया है। और ये वाटर स्टोरेज है, अभी भी पानी है इसमें और साफ पानी है भरा हुआ। अभी बारिश भी ख़त्म हुई है। इसमें कुछ खिड़कियाँ भी है वेंटिलेशन के लिए, और तब अलग दरवाजे लगते होंगे। इस समय ये पुरातत्व विभाग ने जालीदार दरवाजे लगाए हैं। और ऊपर देख के आप ये दरवाज़ा, वो लकड़ी के दरवाजे फिटिंग के लिए इसका यूज़ किया गया होगा। उसके निशान अभी भी मिलते हैं दोनों साइड ध्यान के लिए, बैठने के लिए। ये है, यहाँ पे एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है जो ध्यान के लिए यूज़ होता होगा, या बाथरूम उतरूम होगा उस ज़माने का। ये एक विश्राम गृह है। देखिए यहाँ पे दोनों साइड बाथरूम टाइप है, और अंदर मस्त ध्यान के लिए बैठने के लिए आसन भी है जो दिखा देता हूँ मैं। ये विश्राम कक्ष है, विहारी है ये। तो इसे भी शायद पेंट किया होगा उस ज़माने में, कुछ निशान मिलते हैं ये बैठने के लिए। इसके अंदर भी एक गुफा है, देखिए कितनी सुंदर से इसको काटा गया है। ये रॉक कट है जो बेसाल्ट की चट्टान काट के बनाया। अभी इससे सीमेंट कंक्रीट से पुरातत्व विभाग ने कुछ रिपेयर का काम किया। यहाँ से देखिए सामने की ओर कितना सुंदर सा और गुफाएं दिखती है। तो ये पानी वानी के लिए आगे भी यहाँ पे ये रेलिंग है ऊपर की ओर जाने के लिए। दोस्तों वो कौन लोग थे जिन्होंने ये बनाए, ये एक रहस्य है। अभी तो केवल अटकले या फिर अंग्रेज़ों ने कुछ हमारे जो पुरातत्व विभाग के लोगों ने जो अंदाज़ लगाया है कुछ शिलालेखों के ऊपर से, वो कौन लोग थे जो यहाँ रहते थे और वो कौन लोग थे। उनके कोई बर्तन यहाँ पे नहीं दिखाई देते, उन्होंने कैसे खाना पकाया उसके कोई निशान नहीं, कोई जले हुए सबूत नहीं। ये देखिए ऊपर चढ़ रहे हैं हम, सीढ़ी एकदम खड़ी चढ़ान वाली सीढ़ी है, उस ज़माने की ही ये सीढ़ी है। उस सीढ़ी से चलते चलते गुफा नंबर 64 लगती है, और वो पास वहाँ पे गुफाएं हैं। ये भी कोई इसके अंदर एक विश्राम कक्ष या विहार होगा। देखिए इसमें कोई मूर्ति नहीं है दोनों साइड से देखिए, और अंदर खिड़कियाँ भी है, और बाहर देखिए ये पानी का स्टोरेज। हर विश्राम गृह के आगे या हर स्तूप के आगे अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज का बेहतर इंजीनियरिंग का उस ज़माने का नमूना दिखा है, जो आज भी नहीं बनाया जा सकता। यहाँ से भी देखिए अंदर एक गुफा दिखती है, या ध्यान कक्ष होगा कोई। शांत वातावरण है यहाँ, बहुत से शांत। ये देखिए इस तरह से अंदर अंधेरे में एक गुफा है। तो ये 53 नंबर की गुफा है। यहाँ पे वाटर स्टोरेज का देखिए यहाँ पे भी एक बेहतर नमूना है। और ये गुफा नंबर 53 कोई खंभे वगैरह नहीं दिख रहे, अंदर ले चलते आपको। ऊपर से देखिए कुछ पुरातत्व विभाग वालों ने प्लास्टर किया है, शायद कुछ गिरता होगा ऊपर से। तो चलते हैं 73 गुफा के बाद। ये भी विश्राम स्थल है। यहाँ के जो खंभे टूटे फूटे अवस्था में है, या वाटर स्टोरेज का एक बेहतर नमूना है उस ज़माने का इंजीनियरिंग का।
ये 61 नंबर की गुफ़ा है दोस्तों। यहाँ पे कोई खम्भे वम्भे, ये पुरानी गुफ़ा है मानी जाती है। ये शादी है और छोटे मोटे भिक्षु इसको यूज़ करते होंगे और बड़े भिक्षुओं के लिए बड़े कक्ष यहाँ पे दिखते हैं और छोटे भिक्षुओं के लिए, यात्रियों के लिए छोटे कक्ष दिखते हैं। यहाँ पे देखिए तेंदुए वगैरह, बाघ, शेर, भालू बहुत मिलते हैं क्योंकि ये जंगल के बीचों बीच एक नंगी पहाड़ी पे स्थित है। ये बेसॉल्ट की चट्टानों को काट के रॉक कट बने। यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे वाटर स्टोरेज के लिए कुआं था जो आज बुझ गया है और उसके बाजू में एक गुफ़ा दिखती है और यहाँ से चढ़ाई चढ़ने पर वापस दूसरी गुफ़ा है। तो पहले उसके साइड की गुफ़ा की ओर ले चलते आपको। कितना सुंदर से सीढ़ियाँ, इसका किसी गांव का कोई घर प्रतीत होता है। मराठी में इसको वाड़ा बोलते थे। तो ये गुफ़ा नंबर है 53। तो ये बेसॉल्ट की चट्टान से काट कर तराश कर बना एक विश्राम गृह प्रतीत होता है, लेकिन ये बंद है। ये देखिए इधर अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति है और पीछे की साइड भी मूर्ति है, लेकिन वो थोड़ी भग्न अवस्था में है। देखिए बीच की मूर्ति थोड़ी खंडित हुई है दोनों, और स्त्री मूर्तियां हैं। फूल हाथ में लिया अवलोकितेश्वर बुद्ध एक आसन पर बैठे दिखाई देते हैं। तो कानेरी गुफाएं, गुफाओं का एक रॉक कट स्मारकों का एक समूह है दोस्तों। यहाँ पे भी वाटर स्टोरेज, क्लियर पानी है जो आज भी उबाल कर पिया जाए। और वो पानी का स्टोरेज कितना बड़ा है तो देखने के लिए इधर से कुछ सुराग बनाए गए। शायद यहाँ से कोई पंप से वगैरह भरते होंगे, उस ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी होगी, इधर से भी भरा जाता होगा पानी। और ये अगली गुफा देखिए, दो खम्भों पे खड़ी है, दोनों साइड से आपको दिखा देते हैं, अंदर भी ले जाके। यहाँ पे बैठने के लिए आसन भी व्यवस्था है, आराम करने के लिए या बैठने के लिए। अंदर भी छोटी मोटी गुफाओं में भी चर्चाएँ वगैरह होती होगी, जो प्रवचन दिए जाते थे और उन पे विचार विनिमय होके वो विचार चारों तरफ फैलाए जाते होंगे। और दूर दूर से ये यहाँ पे भी खम्भे टूटे हुए, देखो ये विश्राम स्थली है। इसके जो पिलर है टूटे हुए दोनों साइड, दोनों ध्यान कक्ष या बाथरूम उस ज़माने के होंगे भिक्षुओं के। और अंदर ले चलते आपको। ये इस साइड भी एक छोटी गुफा है जो थोड़ा सा अंधेरा है अंदर। ये दोनों साइड कोई ध्यान कक्ष होंगे। तो ये स्मारकों का एक समूह जो भारत के महाराष्ट्र के मुंबई के बोरीवली उपनगर के पश्चिमी इलाके में स्थित है, जो सासलेट द्वीप पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में एक विशाल बेसॉल्ट की आउटक्रॉप। ये 59 नंबर की गुफा है। यहाँ पे बैठने के लिए, ध्यान करने के लिए और विश्राम के लिए भी इसका यूज़ होता होगा। तो ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में एक विशाल बेसॉल्ट आउटक्रॉफ्ट की में काटे गए हैं। इसमें बुद्ध की मूर्तियाँ और राहत नक्काशी, पेंटिंग, शिलालेख मिलते। गुफा नंबर 58 है, इसे बंद कर दिया गया है। ये विश्राम गृह होगा। और दोनों तरफ देखिए इसकी गैलरी कितनी सुंदर है। यहाँ से भी अंदर उस साइड दिखता है। ये 57 नंबर की गुफा है। ये विश्राम गृह है और बैठने के लिए भी आसन व्यवस्था उसी रॉक को काट कर बनाई है। और इसके अंदर भी एक कक्ष है, उस साइड से अंदर भी ले चलते हैं आपको। ये ध्यान वगैरह के लिए या ये विश्राम के लिए भी इसका यूज़ होता होगा। तो इसमें पेंटिंग और शिलालेख भी है। देखिए 53 नंबर की गुफा, ये भी बंद है। दो कक्ष है अंदर, ओपनिंग और इसकी एंट्री एक ही जगह से है, दो कक्ष है। तो ये जो गुफा है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं, कुछ गुफाएं 10वीं शताब्दी ईसा तक बनी है। कानेरी संस्कृत के कृष्णगिरी से आया है, जो जिसका अर्थ है काला पहाड़।
काली चट्टान। ये स्थल एक पहाड़ी पर स्थित है और ये टोटल 109 गुफाओं का एक समूह है और चट्टान से काटकर बनाई सीढ़ियों से इस पे पहुंचा जा सकता है। यहाँ पे भी कुछ विश्राम स्थलियाँ हैं और सबसे पुरानी गुफा सादी और अलंकृत है, जो इस स्थल पर बाद की गुफाओं और मुंबई की जो अत्याधुनिक अलंकृत एलिफेंटा सुंदर गुफाओं के से विपरीत है। प्रत्येक गुफा में एक पत्थर का चबूतरा है जिसका बिस्तर के रूप में उकेरा गया है और उसका वापर होता है। ये विश्राम स्थल या ध्यान कक्ष भी होगा। अभी 96 गुफा नंबर दिखाते हैं। देखिए ये भी कोई ये विश्राम गृह है, विहार है। बैठने उठने के लिए भी यहाँ पे आसन दिख रहा है दोनों साइड और अंदर भी कोई गुफा है। तो पत्थर के विशाल खंभों वाले एक सभा हॉल में एक स्तूप है जो आपको दिखाया मैंने। गुफाओं के ऊपर चट्टानों को काटकर बनाई हुई नहरें बारिश के पानी के कुंडों में भरती है। तो ये भी कोई ये छोटा सा हॉल है या सभा मंडप है, दोनों साइड कक्ष है। ये विश्राम स्थली के तौर पे ही वापरी जाती होगी। तो बारिश के पानी के कुंडों में भरती है जिसको परिसर का पानी मिलता था और एक बार गुफाओं को जब मठ में परिवर्तित, गुफा बन के पूरी हुई तो उसका मठ में परिवर्तित किया जाता था और उनकी दीवारों पर बुद्ध और बोधिसत्व के जटिल नक्काशियाँ देखिए यहाँ पे दिखती है, मूर्तियाँ हैं। इसमें कई अवलोकितेश्वर बुद्ध और आसन मुद्रा में बैठे छोटे और मोटे बुद्ध की आकृतियाँ उकेरी गई है और बोधिसत्वों के जटिल नक्काशियाँ की जाती थी। कानेरी गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी में हुआ था और तीसरी शताब्दी तक एक कोंकण तट का एक महत्वपूर्ण बोधि बस्ती बन गई थी या कह सकते यूनिवर्सिटी थी। ये कोंकण विभाग की गुफा नंबर 90 है। प्रार्थना स्थल या विश्राम गृह ही होगा ये। इसमें देखिए बुद्ध की बहुत सी मूर्तियाँ आपको दिखाई देंगी और हर दीवार पर यहाँ बुद्ध की बड़े बड़े बुद्ध की मूर्तियाँ दिखाई देंगी जो बुद्ध के विशिष्ट। ये देखिए अवलोकितेश्वर बुद्ध जो हाथ में फूल को लिए हुए पकड़े हुए हैं, किसी सांप की आकृति से उन्हें सहारा दिया गया है। ये प्रार्थना कक्ष या विश्राम गृह भी हो सकता है। ये यहाँ पे बड़ी छोटी मूर्तियाँ, कई मूर्तियाँ हैं। दीवार का हर पार्ट है बुद्ध की मूर्तियों से बनाया गया है और जो इनसाइड आते हैं उसके बैक पे भी और फ्रंट पे भी बुद्ध की मूर्तियाँ उकेरी गई है। आपको देखिए चारों तरफ दिखा रहा हूँ मैं, पीछे साइड भी है जिधर से एंट्री हुई है। तो ये कोई प्रार्थना स्थली या विश्राम कक्ष के दौर पे इसको वापरा गया होगा। तो जटिल नक्काशी की गई थी। कानेरी गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा में पूर्व से पहली शताब्दी ईसा में हुआ था और तीसरी शताब्दी तक एक कोंकण का एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी या बोधि बस्ती बन गई थी। अधिकांश गुफाएं बौद्ध विहार थी जिनका उद्देश्य रहना, अध्ययन करना, ध्यान करना था। बड़ी गुफाओं जो चैत्य था वो सामूहिक पूजा के लिए हॉल के रूप में कार्य करती थी। जटिल नक्काशीदार बौद्ध मूर्तियाँ राहत और स्तंभों और रॉक कट स्तूपों से सुसज्जित है। अवलोकितेश्वर बुद्ध की विशिष्ट आकृतियाँ हैं। विहारों की बड़ी संख्या दर्शाती है कि बौद्ध भिक्षुओं का एक प्रतिष्ठान था यानी यूनिवर्सिटी थी। यह प्रतिष्ठान कई व्यापारी केंद्रों से जुड़ा था जैसे सोपारा बंदरगाह, कल्याण, नासिक, पैठण और उज्जैन के भी। यहाँ पे भी देखिए बुद्ध की बहुत सी मूर्तियाँ दिखाई देती है आपको। ये बैठे हुए बुद्ध है और चक्र वज्रपानी बुद्ध है। ये दो स्तंभों पे खड़ी है। ये कोई विश्राम गृह है ये और बैठने के लिए आसन व्यवस्था भी है यहाँ पे विचार विनिमय या। तो ये पैठण, नासिक, उज्जैन के बंदरगाह से जुड़ा था। जब ये क्षेत्र मौर्य और कुषाण के शासन में था तब कानेरी एक विश्वविद्यालय केंद्र था। 10वीं शताब्दी के अंत में बौद्ध शिक्षिका अतिशा
980 से 1054 राहुल गुप्त से ध्यान का अध्ययन करने के लिए कृष्णगिरी के इन विहारों में आई थी। इसमें शिलालेख मिले हैं 51 सुपाठ्य शिलालेख है स्वच्छ अक्षरों में लिखे, और 26 शिलालेख भी पाए गए जिनमें ब्राह्मी, देवनागरी और 3 पहलवी लिपि के हैं, जो गुफा नंबर 90 में है। एक महत्वपूर्ण शिलालेख में सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र शतकर्णी का विवाह रुद्रदामन प्रथम की बेटी गौतमी पुत्र से हुआ था, इसका वर्णन है। प्रसिद्ध शातकर्णी वशिष्ठी पुत्र की रानी जो करदम का राजाओं के वंश से उत्पन्न हुई थी तथा महाक्षत्रिय रुद्र की पुत्री थी, ऐसा उसमें उल्लेख मिलता है। ये देखिए, ये भी कोई विहार रहा होगा। तो रुद्रदामन प्रथम की पुत्री का शिलालेख कानेरी गुफा नंबर 81 में यज्ञ श्री सतकर्णी 170 ईस्वी से 199 ईस्वी के 2 शिलालेख हैं भी है। और चैत्य गुफा नंबर 3 में कानेरी में पाए गए 494-95 ईस्वी के शिलालेख त्रिकुट वंश का उल्लेख है। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली आगंतुक लिंशोटेंग, फ्रायर, गेमेली, कारेरी, एक्वेटिल, डुपेरॉन, साल्ट यूरोपियन यात्रियों द्वारा भी इसका वर्णन किया गया है। बाकी पहाड़ियाँ जंगल से ढकी हुई है। ये जंगल के बीचों बीच नंगी पहाड़ी है जो ज्वालामुखी ब्रेशिया की पहाड़ियाँ है। समुद्र तल से 1550 फीट से ऊपर है। इनमें जो है बड़े समूह का उत्खनन की आयु में अंतर भी होना चाहिए। शिलालेख के चरित्र से इसका अनुमान लगाया जा सकता है दोस्तों। इनकी शैली निश्चित आदिम है और इनमें से कुछ भिक्षुओं के लिए, ये भी एक कक्ष है, भिक्षुओं के लिए इसका निवास ईसा पूर्व के युगों के है। गुफा क्रमांक 81 खंबे नहीं है, एक कमरा ही है। बाई और एक कोठरी है जिनमें 2री शताब्दी के यज्ञ श्री सतकर्णी सातवाहनों को का एक शिलालेख है। संभवतः है कि सादे शैली की गुफाएं 2री से 4थी शताब्दी की हो सकती है, और कुछ गुफाएं महायान प्रकार की मूर्तिकला से ढकी हुई है, और कुछ शिलालेख है जो 9वीं शताब्दी के मध्य से अंत के हैं, जो सोपारा कल्याण जो लंबे समय तक समुद्र बंदरगाह था। श्री स्थानक यानी आज का ठाना, घोड़बंदर भी निस्संदेह समृद्ध शहर थे उस ज़माने में, ये यहाँ से बहुत नज़दीक पड़ते हैं। गुफा नंबर 3 जो पहाड़ी के चढ़ने के रास्ते पे ही है। तो ये कोई विश्राम कक्ष है, खंभे भी टूटे फूटे दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आज तक खड़े। देखिए, ऐसे रास्तों से आपको चल के मैं ये सब वीडियोस दिखा रहा हूँ दोस्तों। बुद्ध घोष का नाम भी अंकित है कहीं कहीं। दरबार गुफा है जो 11 नंबर का महान चैत्य गुफा है। महाराजा या दरबार गुफा का समूह में सबसे बड़ी और चैत्य जो गुफाओं के बाद दिलचस्प है। ये विहार नहीं है, लेकिन ये धर्मशाला या सभा है। और एक मात्र गुफा राजगृह सतपन्नी गुफा के सामने अजातशत्रु द्वारा बनाए महान हॉल की व्यवस्था एहसास दिलाती है जो मैंने आपको दिखाई थी। गुफा में सिंहासन पर बैठे बुद्ध की आकृतियाँ भी है। गुफा नंबर 90 पद्मासन पे बैठे हुए बुद्ध कमल के आसन पे है जो सांप के फनों वाली आकृतियों से का सहारा दिया गया है। तो पहाड़ियों के जो किनारे रेलिंग लगी हुई है, और चित्रकारी में भी गुफा नंबर 34 में अधूरा बौद्ध का चित्र छत पे है। ये एक गुफा है, देखिए दोस्तों, इसके भी खंभे कुछ है लेकिन थोड़ी भग्न अवस्था में है।
देखिए कैसी चट्टानें चढ़कर मैं आ रहा हूँ, खड़ी खड़ी पहाड़ी जो सांस भी फूल रही है। यहाँ पे पानी अगर आप लेके आइएगा, पानी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है अंदर। ये अगली गुफा देखिए पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ये बेसाल्ट का पहाड़ खोद कर तराश कर इसे बनाया। न जाने वो कौन लोग थे। ये ऊपर की ओर आया हूँ मैं। ये एक पानी का कुंड है। एक मछली भी अभी कूद गई है, देखिए इसमें बहुत सी मछलियाँ है। और पानी तो क्लियर है, साफ़ सुथरा है। बहुत सी मछलियाँ इसमें। और इसके अंदर आप जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये कितना गहरा है इसका कोई अंदाज़ नहीं है। ये पुरानी इंजीनियरिंग का बेहतर नमूना है। देखिए उस ज़माने में पानी का जो महत्व है, या इस ऐसी पहाड़ियों पे भी केवल बारिश के पानी को रोक कर साल भर या 2-3 साल बारिश भी नहीं हुई तो इतना पानी जमा किया जाता था कि वो 2 से 3 साल तक पानी की कमी का एहसास नहीं होता था यहाँ के यात्रियों को और यहाँ के रहने वाले। तो ये जो दोस्तों, ये ऊपर से नीचे साइड 2 गुफाएं है और ये टॉप की गुफा है। तो ये इसे सतकर्णी द्वारा निर्मित माना जाता है, गौतमी पुत्र। तो उनके पीरियड में ज़्यादातर गुफाएं यहाँ पे शिलालेखों के आधार पर ये सब गुफाएं ईसा पहली शताब्दी से बननी स्टार्ट हुई थी, ऐसा माना जाता है। उससे पुरानी भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए उनके जो बर्तन हैं, उनके रहने के कोई निशान नहीं मिलते। वो कौन लोग थे, वो कहाँ चले गए, वो कहाँ से आते थे, वो क्या करते थे। तो ये सोच कर, और इतनी भारी संख्या में यहाँ जो गुफाओं का होना, ये सब एक आपको सोच में डालने वाली बात है। और क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, इतनी सारी गुफाएं कैसी खोदी गई होंगी। ये रॉक कट जो है, ये जो बेसाल्ट का की चट्टान है काले पत्थर की, ये बहुत बहुत कठिन होती है। और ये जो सातवान राजा गौतमीपुत्र शतकर्णी है, जो शकों को किसी ने हराया नहीं था, इन्होंने नासिक के पास एक गांव में उस शक का सर काट कर एक नया कैलेंडर बनाया था, जो हिंदी मराठी कैलेंडर है, जिसका यूज़। तो चलिए वापस चलते हैं, बस है यहाँ पे। तो यहाँ से 10 रुपये में मुझे छोड़ देगी गेट तक, तो पार्क के बाहर तक जाऊँगा। तो गौतमीपुत्र शतकर्णी जो बड़े शूरवीर राजा थे, उन्होंने कैलेंडर भी स्टार्ट किया था मराठी का। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस मैं इस पे लाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।